जब हम उसका स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी फॉर्म करते हैं तो वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को शो करने लगता है। तो उस एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी के बेसिस पे उसको बोला जाता है रेजोनेटिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। कभी ये जो इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा है कार्बन का, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, कभी इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता जा रहा है, रेजोनेंस करते जा रहा है, डांस करते जा रहा है, कभी यहाँ पे आ जाता है, कभी यहाँ पे आ जाता है। तो उस टाइप का कोई आपके पास केमिकल है जो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हालांकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है, तो उसको बोला जाता है रेजोनेंस। अब देखो इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि रेजोनेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने बोला जाए तो उसके दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला मैंने बात बताया कि दोनों ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना ले, और दूसरा मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड और दूसरे के साथ क्या बना ले, सिंगल बॉन्ड बना ले। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। ये मेरा एक कार्बन है, अगर इधर डबल बॉन्ड बनाता है और इधर डबल बॉन्ड बनाता है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे उसको देखो। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है कार्बन, इस सेंट्रल मेटल एटम के ये क्या हो गए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना हो गया, ऑक्टेट हो गया। मतलब इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर इस ऑक्सीजन की बात करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब मुझे कितना इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ठीक है। तो ये 4 + 4 कितने हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब इसके पास देखो, इसके पास भी इस बेसिस पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शो कर दूं तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद आप करोगे क्या, मुझे ये बात तो पता चल गई कि इन सभी का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें किसी ने इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया तो नहीं है। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये वाला ये जो दिख रहा है ये पांचवा, और ये क्या हो गया, छठवां इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो चुके हैं। मतलब इसने ना तो किसी से लिया है ना तो किसी से दिया है, सिर्फ अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या किया है, शेयरिंग किया है, जिसकी वजह से इस पे किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक। अब आते हैं इस वाले ऑक्सीजन एटम पे, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कितना यूज किया है, 6 यूज किया है। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसने भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किया और बाकी उसको मिले किससे हैं, सेंट्रल मेटल एटम से शेयरिंग के थ्रू मिला है। मतलब इसमें किसी भी टाइप का कोई चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे जनरेट नहीं हो रहा है, उसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास। सेंट्रल मेटल एटम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आ जाएगा 2 और 4, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, और बाकी के जो आ रहे हैं उसको उसने ऑक्सीजन के साथ क्या किया है, शेयरिंग किया है। मतलब ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हमारा स्टेबल होगा, इसमें किसी भी ऑक्सीजन के पास किसी भी टाइप के का कोई वैलेंसी क्या नहीं हो रहा है, मतलब बन नहीं रहा है, ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ना ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा जो ये बताएगा कि किसी भी टाइप के कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसमें शो नहीं कर रहा है, मतलब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में होगा। अब इसका रेजोनेंस कराते हैं तो किस टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
जब इसमें रेजोनेंस होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से होगा क्या, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा मैंने बताया था, इधर हमारा ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखो इसमें कार्बन एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो इसने अपनी 4 वैलेंस को यूज किया है, मतलब इसके पास तो कोई चार्ज आएगा नहीं, इतनी बात हमें पता चल गई। अब आते हैं इस वाले ऑक्सीजन के पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हम और करेंगे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आओ इस वाले ऑक्सीजन के पास, इसके पास अगर यहाँ से बना हो तो इस बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, इसका भी कंप्लीट कर लिया, इसका भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या देखना रहता है, उसका वैलेंस देखना रहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास अगर जाऊं तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन है, 3 और ये 2 कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास वैलेंस में कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने, 1 2 3 4 और 5 है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं है जिसकी वजह से मैं नेगेटिव चार्ज नहीं लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे क्या शो करूंगी, पॉजिटिव शो करूंगी। ठीक है, मतलब इसने किसी को दे दिया है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था। तो अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास आओ, इस वाले ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 तो हमको काफी क्लियरली दिख रहे हैं, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस सेल में क्या किया है, गेन किया है। दैट मीन्स इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ गए, मतलब ये मेरा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन के पास यहाँ पे आपके कितने हो गए, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपका 7 शो कर रहा है, जबकि 7 होता नहीं है, होता कितना है, वैलेंस सेल पे 6 होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब वैलेंस सेल पे इतने इलेक्ट्रॉन शो होंगे, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया। तो इस वाले ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस वाले ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा, इससे पता चलता है कि कार्बन के 2 रेजोनेटिंग फॉर्म होते हैं। एक रेजोनेटिंग फॉर्म वो ये होता है जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे आया आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इसी का रेजोनेटिंग फॉर्म हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, इधर भी ऐसा प्रोसेस शो कर सकता है, मतलब इधर आ जाए नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाए कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बात तो वही है ना, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस ही शो कर रहा है, मतलब एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट का सिंबल इस फॉर्म में हम करते हैं कि ये दोनों के दोनों कैसे स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, या तो इस फॉर्म में आप बना लो या तो इस फॉर्म में आप बना लो, बात एक ही है। दैट इज कॉल्ड अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, रेजोनेंस करने लगते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म बोलते हैं। और वो रेजोनेटिंग फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, कैसे पॉजिटिव आया कैसे नेगेटिव आया, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। घर पे बैठिएगा, कॉपी पेन लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैच करते हुए सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट, साइड वाले एटम का ऑक्टेट, सभी आप कंप्लीट करते जाओ और सब में चार्जेस आप क्या करते जाओगे, कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है, तो और एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कार्बोनेट। कार्बोनेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है। अब देखो कार्बोनेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड थ्रू एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर मुझे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो कैसे होगा, देखो सेंट्रल मेटल एटम कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको दिख ही रहा होगा। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन का अगर कंप्लीट करूं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया। तो देखो अब यहाँ पे इसके पास तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो इस एक्स्ट्रा का मतलब है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं, जिसकी वजह से जब कार्बोनेट का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उस पे कितने नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हम क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इसका आप क्या बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कि आखिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए किस किस फॉर्म में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको फॉर्म हो सकता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो 2 नेगेटिव आयन किस बेसिस पे आता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक ऑक्सीजन दे रहा है, ये डबल बॉन्ड वाला, लेकिन उस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका 6 का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। और बाकी के 2 ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मिला दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जब मैंने इसका स्ट्रक्चर देखो इस फॉर्म पे बनाया तो इसी स्ट्रक्चर में और दूसरी बार मैं कैसे बना सकती हूँ कि इधर डबल बॉन्ड आ जाए, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर इधर सिंगल बॉन्ड आ जाए। मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, बट क्या हुआ है कि हो सकता है कि कभी किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर ये इस फॉर्म पे आपको दिखाई दे, हो सकता है कभी किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर ये आपको इस फॉर्म पे दिखाई दे, और हो सकता है ये कभी आपको इस फॉर्म पर दिखाई दे। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर से उधर से क्या करते जा रहा है, इधर से उधर ट्रांसफर होते जा रहा है। एक स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को ये अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए कभी इसके पास चला जाता है, कभी उसके पास चला जाता है, कभी इसके पास आ जाता है। मतलब अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर ये बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग में चेंजेस आता जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो क्या कर लेता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो रह नहीं पाता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऐसा समझा गया कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस फॉर्म पे भी रहे तो भी राइट है, इस फॉर्म पे भी रहे तो भी राइट है, और इस फॉर्म पे रहे तो भी राइट है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इसका डबल बॉन्ड यहीं पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कार्बन की मर्जी, वो किसी भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हालांकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल जो कंडीशंस होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के
तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें से हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम कैकुले था। ठीक है, उन्होंने जो स्ट्रक्चर गिव किया उस स्ट्रक्चर को देखिए, ये है हमारा कैकुले का स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे। तो इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर गिव किया, ये जो स्ट्रक्चर है, और बोला कि इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है, हो सकता है वो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब ये भी तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, या तो इस फॉर्म पे बॉन्ड का रिप्रेजेंट कर लो, ये या तो इस फॉर्म पे बॉन्ड का रिप्रेजेंट कर लो। ये स्ट्रक्चर बेंजीन का देने वाले। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, ये देखो, एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और ये छठवा है। मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी चेक करो। देखो हाइड्रोजन ने अपना 3 बॉन्ड क्या किया है, बना लिया है। मतलब एक हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि एक कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4, तो 3 वैलेंसी तो बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया। एक बचा है जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इस वजह से। अब देखो यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन। काउंट करो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, H6 हो जाएगा। इस वजह से दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अ रेजोनेटिंग इफेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या था, कैकुले था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, डेवार्ड था। डेवार्ड ने भी क्या किया था, एक स्ट्रक्चर इसका बना के दिया था। बात वही थी, इन्होंने क्या किया था, बस जो बॉन्डिंग थी उसमें दो हमारे जो साइकिल थे उनको सेपरेटली क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। या तो इस फॉर्म पे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, या फिर किस फॉर्म पे बना सकते हो, इस फॉर्म पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। बात तो एक ही है ना। इसी चीज को अगर आप ऐसे बनाते हो तो देखो, इसी चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो ना, ये इस फॉर्म पे बना सकते हो। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया। इसके बाद ये वाला एक भी आपने देख लिया, इधर का एक देख लिया, एक आपका इधर का हो जाएगा। कितना कंडीशन है, या तो इधर से एक बार बना लो, या तो इधर से एक बार बना लो, या तो इधर से एक बार बना लो। बात वही है, जब इधर से बनाऊंगी तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, जब इधर से बनाऊंगी तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और जब इधर से बनाऊंगी तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो बात वही है, उसका रिप्रेजेंटेशन चाहे ऐसे करो या फिर ऐसे करो, उसी का ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या किया गया है, शो किया गया है कि बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन आप इस फॉर्म पे भी कर सकते हो। और ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, CH मिलेगा, इसमें भी CH, फिर CH, फिर CH, तो उसका भी नंबर कितना आएगा, C6H6 आएगा। ठीक है, और इसी का आयनिक स्ट्रक्चर गिव किया था जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि इन सारे स्ट्रक्चर को एक सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो सिंगल स्ट्रक्चर आपका कैसा हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रक्चर आपका हो सकता है इस फॉर्म पे, सॉरी यार, इसमें ना छोटे छोटे डॉटेड एक सर्कल बना रहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कभी इसके पास आता है, कभी इसके पास आता है, कभी इसके पास, कभी इसके पास, मतलब किसी के पास भी चला जाता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन तो प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिया है, बची इसके पास कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी। ये 2 वैलेंसी यहाँ पे अपनी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस कार्बन के पास अगर इसके पास एक्स्ट्रा वैलेंसी आप शो कर रहे हो तो इसके पास हमारा एक अदर चार्जेस हो जाएगा और इसके पास एक अदर चार्जेस हो जाएगा। उसी का रिप्रेजेंटेशन आयनिक स्ट्रक्चर में किया गया है। इसको नेगेटिव फॉर्म पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसको पॉजिटिव फॉर्म पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऊपर लिख सकते हो पॉजिटिव को, और नीचे क्या लिख लो, नेगेटिव लिख लो, बात एक ही है। उसका आयनिक स्ट्रक्चर आप इस फॉर्म पे बनाओगे, किसका, जो हमारा बेंजीन होता है उसका। और जनरली बेंजीन का स्ट्रक्चर आप इस फॉर्म पे बनाओ तो ही सही है। ठीक है,
ये तो हमारा हो जाता है कौन सा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसका किसका, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रेट का बताया गया है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया गया है। एक स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो बाकी सारे स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे स्ट्रक्चर आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था। इसमें कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन सारे स्ट्रक्चर को आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हमको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि एक एटम लिया जाता है और वो एटम अगर किसी मॉलिक्यूल को बना रहा है तो उस एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद सेम एनर्जी सेम साइज का एक नया ऑर्बिटल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन का क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बताया गया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ये बताती है, आपको मैंने थ्योरी पढ़ने बोला था, वो ये बताती है कि किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसके लास्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और कौन से बॉन्ड को बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड को अगर बनाएगा, तो उसमें उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन सा प्रोसेस होता है, ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है। ओवरलैपिंग कैसे होती है मैंने आपको बताया, एस में हो सकता है, पी में हो सकता है, डी में हो सकता है। ठीक है, हमने कितने टाइप के पढ़े थे भाई, एक एसएस पढ़ा था, एक एसएस एसपी पढ़ा था और एक पीपी पढ़ा था। पीपी में दो टाइप का होता है, एक कोएक्सियल जिसको एक्सियल या हेड टू हेड बोला जाता है, और एक साइड वाइज पढ़ा था। हेड टू हेड में सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और बाकी के एसएस और एसपी में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, आपने देखा था। ठीक है, मतलब अगर हम ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग का प्रोसेस करते हैं तो उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग प्रोसेस के थ्रू जब हमारा कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है या वो एटम आपस में रिएक्ट करके किसी नए मॉलिक्यूल को बनाते हैं ओवरलैपिंग प्रोसेस के थ्रू, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से न्यू मॉलिक्यूल्स का बनना, जिसकी एनर्जी जिसका साइज शेप क्या हो जाता है, सेम हो जाता है आफ्टर ओवरलैपिंग प्रोसेस, उसको बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल पे देखिए ये बोला गया है कि जब मैं बेरिलियम एटम का क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूँ। एग्जांपल दिया गया है, आप समझोगे बोल के कि ये आपका बेरिलियम एटम है, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक, और आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आ जाएगा, 1s2 आ जाएगा और 2s2 आ जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म पे होगा, ये 1s2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2s2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक पेयर है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी कैसा है, एक पेयर फॉर्म पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेयर फॉर्म पे है। और जनरली हम जानते हैं कि जो हमारा, अगर मुझे किसी भी एटम से मॉलिक्यूल को अगर प्रिपेयर करना है तो मुझे किसकी जरूरत होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस बात को याद रखिए। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का है तो दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस के हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अगर साथ में है तो एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं ना। और अगर वो एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं दैट मीन्स वो किसी एटम अदर एटम के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहेगा, और अदर एटम के साथ वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। तो अगर किसी एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अगर उससे आपको क्या प्रिपेयर करना है,
बॉन्ड प्रिपेयर करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, एक्साइट करना पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको एक्साइटेशन का प्रोसेस बताऊंगी, इस वजह से मैंने आपको ये बताया। तो देखिए बेरिलियम पे आप पे पूछा जाएगा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, उस पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं किसकी बात करूं, बोरॉन की बात करूं, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये आपका हो जाएगा 1s2 2s2 और उसके बाद p पे कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट ये कैसा है, अनपेयर्ड है, मतलब इसका जो पेयर है प्रेजेंट ही नहीं है इसके पास। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो बोरॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब आते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p2 आएगा। अब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया और उसके बाद 2p पे आओ, ये आपका 1, देन आपका ये क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वही क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और हम सभी जानते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट अगर मुझे बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। और बोरॉन का पूछा जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और कार्बन का पूछा जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अकॉर्डिंग टू अबाउ कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर अबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे या कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ये समझो। अब इसके बाद एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 होता है, बोरॉन का कितना होता है, 3 होता है और कार्बन का कितना होता है, 4 होता है। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसको निकालने के लिए या फिर इनका एक्चुअल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन का प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 1 एंड 2 आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बोरबरी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो एक्चुअल वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन इज 2 3 एंड 4। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे एग्जिस्टेंस में आएंगे, तो वो होता है एक्साइटेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो वो एक्साइटेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखिए कि मुझे निकालना है इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट कॉन्फ़िगरेशन पे उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दूंगी। देखो सपोज मैंने बेरिलियम का एग्जांपल लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ और ये आ जाता है, ठीक है। इसके आगे क्या आ जाएगा, p ऑर्बिटल आ जाएगा। अब देखो, अब मुझे पता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा 1s2 है, जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसके पास चला जाएगा, इस p के पास चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, मतलब अब इसके पास कितने, 2 क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, मतलब एक्चुअल इसका वैलेंसी जो है वो मुझे अब मिलने लगा है, ठीक है। वैसे ही बोरॉन का करेंगे तो बोरॉन का क्या आता है, 1s2 आता है, 2s2 आता है और उसके बाद क्या आता है, 2p1 आता है, ठीक है। ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ये आता है। इसके बाद मुझे चाहिए कितना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो मैं इलेक्ट्रॉन का क्या कराऊंगी, एक्साइटेशन कराऊंगी। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करो, फिर इलेक्ट्रॉन का आप क्या करोगे, एक्साइटेशन करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसके पास आया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए,
3 हो गए, ऑब्वियसली सी बात है 3 हो जाएंगे। ऐसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए जब हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग आता है, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते जाता है वैसे वैसे हमको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल को आपने एक्साइट क्यों नहीं किया, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि वैलेंसी किसकी होती है, जो लास्ट सेल होता है। तो मैं बोला जाए तो एक्साइट भी किसको करूंगी, जो लास्ट सेल होगा ना। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों करूं, क्योंकि वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आएगा ही नहीं। ठीक है, इस वजह से 1s के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या नहीं किया है, एक्साइट नहीं किया है। ओनली जो मेरा लास्ट सेल होगा, लाइक अ सेकेंड सेल, यहाँ पे लास्ट सेल है, तो उसी के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया है, एक्साइट किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल जब इनमें एक एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो सारे के सारे ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, ये एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। और उस नए ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है वो भी सिमिलर होगा, उससे बनने वाला जो शेप है नया ऑर्बिटल का वो भी सेम होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ऑर्बिटल विथ सिमिलर energy on mixing from new orbital with similar energy and shape, which is known as a hybridization. And those orbital which is participate in a hybridization, that is called a hybrid orbitals. उनको हम क्या बोलते हैं, hybrid orbitals बोलते हैं। यहाँ पे आपका डिफाइन भी दिया हुआ है बुक पे, उसको भी पढ़िएगा। The phenomenon in which orbital with the similar energy mix and redistribute their energies to form new orbital with same energy and shape is called hybridization। ये जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इस डिफाइन को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया उसी को एज अ डिफाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो लिमिटेशन है, कंडीशन और लिमिटेशन, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये सब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए।